हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे मॉडल्स को थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका देखा था। आज हम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे। नील्स बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को किस तरीके से बताया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में गैस लिया। ठीक है, ये गैस ली उन्होंने और उस गैस को क्या किया, हीट किया, उसको हीट दी। हीट देने पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ पर्टिकुलर रेज इमिट हो रही है, सब तरीके की रेज इमिट नहीं हो रही है। स्पेक्ट्रम कुछ अलग तरीके का स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। जैसे अगर हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म पे से गुजारते हैं तो क्या होता है कि बैंड, एक तरीके का बैंड जिसमें विबग्योर 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, कुछ कलर्स दिखाई दे रहे थे, कुछ पर्टिकुलर रेज दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, तो नील्स बोर ने इसी को अच्छे से समझाया और उन्होंने इसको क्या ऑब्जर्व किया। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि नील्स बोर ने हर शेल की एनर्जी को क्या करा था, फिक्स करा था। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को ना तो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, पर इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर और लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट या डी एक्साइटेशन कर सकता है। पर कब करेगा, जब उस टाइप की एनर्जी लेवल उसके पास हो। ठीक, जैसे मान लीजिए फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, इसको क्या बोलते थे, के, एल, एम और एन। उन्होंने फर्स्ट शेल की जो एनर्जी निकाली थी, फिक्स की थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये थी आपकी थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये पर्टिकुलर शेल्स की एनर्जी थी। अब उन्होंने क्या करा, जब एटम को हीट किया, हीट करने पर उन्होंने ये देखा कि जो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने पर वो अपनी शेल को छोड़ के किसी हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक, अब हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब क्या, या तो है स्टेबल हो, इतनी एनर्जी उसको मिल गई कि वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रिपेयर है। अब यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये अपने बैक उसी शेल में आने की कोशिश करेगा। अब जब ये अपने रिटर्न होगा अपने खुद के शेल में तो क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा। ठीक है, कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा जो कि वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखाई देगी और इसका जो एनर्जी होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब जैसे मान लीजिए 1 से 3 में गया है तो अगर आप इसका एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाए, ठीक, यहाँ से, और फिर यहाँ पर स्टेबल नहीं है तो दोबारा से वो अपने इसी स्टेट में वापस आएगा। तो फिर जब इसकी डेल्टा E क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। यहाँ पर आप इनकी एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। E की वैल्यू मैंने निकालना आपको बताया था, किस तरीके से हम निकालते हैं। E का E क्या था, E एन शेल क्या था, -13.6 Z² इसमें रख के आप, अब E2 दिया हुआ है, मीन्स आपको सेकंड का पूछा गया है तो सेकंड शेल का, तो डेल्टा E E2 माइनस E1। इस तरीके से आप इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं और हर एनर्जी पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेज दिखाई देगी जिसकी वेवलेंथ भी अलग होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर शेल की एनर्जी भी फिक्स है और वो उसी शेल की एनर्जी और उसी शेल का रेज भी, रेडिएशंस भी फिक्स है। रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। बेटा h यहाँ क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको E पता पड़ जाए, E क्या है यहाँ पर, डेल्टा E है ना, इसका डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जिस भी एनर्जी लेवल में वो जा रहा है और वहाँ से वो क्या है, बैक हो रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा E। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि अपने स्पेक्ट्रम में कि
हर तरीके की एनर्जी वो नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ -13.6 है, अब यहाँ पर जो बीच में जो जगह है 13.4, 13.5, यहाँ इस वाली रेडिएशन, ये रेडिएशन तो है ही नहीं, यहाँ पर तो वो एनर्जी नहीं है, तो उसकी वो रेज भी नहीं देगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर शेल की जो एनर्जी है उसमें ही वो रेज फिक्स हैं। ठीक, तो अब हम इसको एक क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं। उन्होंने अपनी ये सारी स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर दी थी, तो हम उसी पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1. Find energy and wavelength. ओके, तो उस टाइप की जो एनर्जीज हैं आपको किस तरीके से निकालेंगे, उसकी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, n 2 और n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लें, पहले e निकाल लेते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1। ठीक, और E2 आप जानते हैं E की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n के लिए -13.6 Z² n²। ठीक, अब Z आपका क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो E2 क्या हो गया आपका -13.6, Z की वैल्यू 1 और n की जगह क्या लगा दें, 2 का स्क्वायर माइनस E1 क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1, स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व करिए, -13.6 4 प्लस 13.6, ओके, इसको आप इधर ले लीजिए, 13.6 माइनस और 4, इसका करिए 4 लीजिए 3.4, तो समथिंग 10.2 eV। तो इतना एनर्जी है इनका। कितनी एनर्जी हो गई, फाइंड एनर्जी, एनर्जी हमने निकाल ली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतनी एनर्जी E2 और E1 के बीच में है, जिसकी वजह से वो इसी पर्टिकुलर एनर्जी की रेज ही देगा। अब आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बताया वेवलेंथ के लिए क्या है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, टाइम कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा। E आपका बेटा E आ गया, डेल्टा E रेडिएशन एनर्जी है, तो ये कितना आ गया, 10.2 इंटू SC की वैल्यू आप रख लीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁻8, और आप यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है, जूल पर, ये जूल सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, और ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या तो आप इसको इसमें एनर्जी को चेंज कर लीजिए, जूल पर सेकंड में ही, जूल सेकंड में ही निकाल लीजिए और फिर लैम्डा आप कर लीजिए, या फिर सीधे आप इसकी जगह कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, SC की जगह 1237 अपॉन लैम्डा, जिससे आपकी जो लैम्डा आएगा वो किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के, E तो आपको पता ही है 10.2, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, E की वैल्यू 10.2 रख लीजिए, 1237 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा आप उसको 12375 अपॉन 10.2, ये जो भी आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब आपको लैम्डा के लिए फॉर्मूला देखना है कि आप डायरेक्ट लैम्डा कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू n2 टू n इज इक्वल टू n1। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले हमने डेल्टा E क्या था, E n2 माइनस E n1 क्या हो जाएगा, डेल्टा E -13.6 Z² अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस
13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर। ओके, हमें किसके लिए निकालना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए निकालना है। तो हाइड्रोजन, उन्होंने स्टडी अपनी हाइड्रोजन पर की थी। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 2 स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर। आप यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इक्वेशन आपकी 1 आ गई। इक्वेशन 1 में और डेल्टा ई क्या है आपका? एच सी अपॉन लैम्डा। आपको लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्रिएट करना है। आप क्या करें, इस इक्वेशन में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एच सी। ओके, अब क्या करें, इस टर्म में आपको क्या करना है? एच सी इज इक्वल टू एच सी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा। ओके, क्या आ जाएगा? मैं यहाँ इसके बाद यहाँ देख रही हूँ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। और बेटा इस टर्म को हम बोल देते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। ओके, 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। ये आपका लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला आ गया। आर क्या है यहाँ पर? आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसके बिहाफ पर आप लैम्डा निकाल सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, तो 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्ट लैम्डा निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप लैम्डा निकाल सकते हैं जब आपसे एनर्जी ना पूछी गई हो। ओके, तो हम अब आगे बैंड्स के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आए ना आए, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लैम्डा के लिए डायरेक्ट हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैंड्स के बारे में। अब देखिए, जैसे आपके ये मैं यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल बनाऊंगी। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8। बेटा ये इनफाइनाइट तक हो सकती है। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, तो आपको ये क्या दिया हुआ है? एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल दिए हुए हैं। तो इसमें आपको अब क्या एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, किस तरीके से करना है आप ये देखिए। इसी में देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में जा रहा है, चाहे वो n2 में है या n3 में, तो वो क्या आ रहा है? वापस n1 में ही आ रहा है। या 4, 5 में है तो भी वो n1 में आ रहा है, इनफाइनाइट है तो भी वो n1 में आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से आपका कहाँ आ रहा है? लौट के आपका n1 शेल में ही आ रहा है। n2 से भी यहाँ पर आ रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके लौट के n1 में ही आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज। या इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है वो वापस n1 में ही आ रहा है, या इनफाइनाइट में है तो भी वो n1 में आ रहा है, 5 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, पर लौट के उसको n1 में ही आना है। तो आपको किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाना है, देखिए। हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर
भी लैम्डा का आया था। अब हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें और हाइड्रोजन एटम के लिए कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कहाँ आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है, ठीक, N2 से N1 में आ रहा है। N2 से कहाँ जा रहा है, N1 में लौट के आ रहा है, मतलब यहाँ N की वैल्यू 2 है और यहाँ N की वैल्यू 1 है। आप इसमें लगाइए R Z स्क्वायर, Z क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, 1/N1 स्क्वायर। बेटा आप देखो जहाँ पर आ रहा है, जहाँ से लौट के आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, 1/, इनको हम कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे, N1 माइनस N2 में, यही आपको आना चाहिए। एक फॉर्मूला अच्छे से ड्राइव हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, कहाँ पर आ रहा है, लौट के 1 में आ रहा है, ठीक, ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो R Z स्क्वायर 1/1 हो गया माइनस 1/4, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे R Z स्क्वायर कितना हो गया 3/4, और Z की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 1 है, तो इसको 1 मान लें, तो ये कितना आ गया 3/4 R और 1/λ। तो अगर हम 1/R इसकी वैल्यू है 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, R की वैल्यू 1/R इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लर्न कर लीजिए। तो R की वैल्यू 1/R की वैल्यू आपको लगानी आनी चाहिए। 1/R क्या है, 911 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अब आप इजीली यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/R, और 1/R की वैल्यू कितना है 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मे बी 12 14 पॉइंट कुछ समथिंग 6 या 4 समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपकी लैम्डा आ गई। तो आप ये देखिए कि आपका जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आया तो आपकी जो वेवलेंथ थी कितनी आई 1214। हो सकता है कि यहाँ पर N3 से N1 में आए तो 3 की जगह आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर N3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ 10 24 समथिंग एंगस्ट्रॉम आएगी। तो आप ये देखिए जैसे जैसे आपका एनर्जी का जो डिफरेंस है, यहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस है जितना कम होगा उतनी ही वेवलेंथ ज़्यादा होगी। आप ये देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू hc/λ। यहाँ देखिए बेटा जो डेल्टा E है आपका लैम्डा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेल्टा E बढ़ेगा तो लैम्डा आपकी कम आएगी, और डेल्टा E आपका जितना शॉर्ट होगा लैम्डा आपका उतना ही बढ़ाएगा। तो अगर आप इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला निकालें, क्योंकि वो भी लौट के 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको हम लाइनर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है, किसी भी ऑर्बिट में है, ये शेल है K L M N, ओके, ये शेल है। लाइनर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है, लौट के उसे N1 में ही आना है, इसीलिए हम इसको लाइनर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। बामर सीरीज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो वो किस में आ जाएगा 2 में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो तो वो 2 में आ जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के लिए इसी फॉर्मूले में आप इसको चेंज कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला में कैसे लगाना है। आप ये देखिए कि डेल्टा E जो आपका है जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, है ना, जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा डेल्टा E उतनी ही वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पे 1214 एंगस्ट्रॉम, अब मान लीजिए अब यहाँ पे 1024 एंगस्ट्रॉम आई है N3 वाले पर, ठीक, N3 वाले पर आपकी 1024 आई है। इसके जो बीच में होगी 1100 भी होगी, 1150 भी होगी, तो उस टाइप की वेवलेंथ यहाँ पे शो नहीं हो रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, इनके लिए इसी फॉर्मूले में N1 को चेंज करते जाइए। बामर सीरीज़ के लिए आपका 2 लग जाएगा यहाँ, और वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो, आना उसको कहाँ पर है, 2 में। लाइमन सीरीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो, आना उसको कहाँ पर है, 1 में। तो हमने ये लाइमन सीरीज़ के लिए फॉर्मूला भी बनाया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइमन सीरीज़ के जो भी आपको न्यूमेरिकल्स होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे इससे, क्योंकि आपको या तो लाइमन सीरीज़ लिखी हुई होगी, नहीं होगी तो ये n = 1 जो शो करेगा वो यही से शो करेगा कि लाइमन सीरीज़ का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।